नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लहर में। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, जब भी वीडियो प्ले होती है आपको राइट साइड में आई बटन दिखेगा, वहाँ पर आप टच करेंगे तो आपको NCERT की सारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जो सीक्वेंस में वीडियोज़ वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो आपको एक एक वीडियो के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, तो आप आसानी से वहाँ पर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री में आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर भूमिका के रूप में प्रत्येक चैप्टर में आपको ऐसे देखने को मिलेगा जिससे आपको ये समझ में आए कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में। तो मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके जो चाचा जी थे उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लग गया कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं तो क्या वो यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक जगह पर ही बिता देते थे? ठीक है, अब हम देखेंगे। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों। हमने भूमिका में देखा कि तुषार नाम का लड़का होता है जो कहीं पे जा रहा होता है, तो उसके चाचा जी बताते हैं कि आपको पता है कि 150 वर्ष पहले यहाँ पर 150 साल पहले यहाँ रेल शुरू हुई, तभी मतलब लोगों ने यात्रा करनी शुरू की। बस तो उसके कुछ दशकों बाद आई। तो तुषार को लगा कि क्या इससे पहले लोग यहाँ पे सफ़र नहीं करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते थे? तो हम उसी के बारे में देखेंगे कि उस 150 वर्ष के पहले कैसी चीज़ें थीं। तो यहाँ पर देखिए, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो देखिए, बात करते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लें कि आज के 20 लाख वर्ष पहले जो भोजन की व्यवस्था करते थे उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था, तो उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, अब देखिए, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, कंदमूल, फल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इनका कोई एक स्थान फिक्स नहीं होता था, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और ऐसा करने के इनके पास बहुत सारे क्या थे? कारण थे। ठीक है, आइए देखते हैं किस प्रकार से। तो पहला कारण ये है बच्चों कि देखिए, पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो जो आसपास के पौधे होते थे, फल होते थे, वहाँ पर जानवरों को खाकर वो समाप्त कर देते थे, क्योंकि तब वो जानवरों को भी खाते थे, फलों को, पौधों को। जिस तरीके से उन्हें अपना पेट पालना होता था, वो सारी चीज़ें जो उनके आसपास मौजूद होती थीं, जब तक वो वहाँ पर होती थी तब तक तो वो उसे खाते थे। जब वहाँ पर वो समाप्त होने लग जाती थी तो वो क्या करते थे? भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर फिर जाना पड़ जाता था। ठीक है, और ये तो था हमारा पहला कारण। और अगर हम देखें कि दूसरा कारण, तो देखिए, दूसरा कारण यह है कि जो जानवर अपने शिकार के लिए
या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। एक तो पहला तो हो गया कि इनके पास खाने पीने की जो आसपास चीज़ें होती थी वो ख़त्म हो जाती थी, इसलिए उन्हें दूसरी स्थान पर जाना पड़ता था। और दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए, या फिर हिरण हो गया, मवेशी हो गए, जो इनके पालतू जानवर होते थे उस समय, ये एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते थे, तो उनको भी इधर उधर खाने के लिए अपने भटकना पड़ता था। तो अगर वहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो जाती थी तो भी ये स्थान क्या करते थे, परिवर्तित कर लेते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाते रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर तीसरा कारण भी माना गया है। तो तीसरा कारण क्या माना गया है? देखिए, तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हर एक मौसम में पौधों में, पेड़ों में अलग अलग फल फूल होते हैं। तो ये हमारा तीसरा कारण ये है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फल और फूल पेड़ पौधों में लगते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते रहे होंगे, ऐसा भी माना जा रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर चौथा कारण भी है। चौथा पढ़ लेते हैं, क्या है? चौथा कारण यह बता रहा है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। ठीक है, सही बात है, क्योंकि पानी के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। तो पानी हमें झीलों, झरनों, नदियों, इन सभी से मिलता है ना। तो हो सकता है यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, पर कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता रहा होगा, ये भी माना जाता है ऐसा। ठीक है, चौथा कारण में मानते हैं कि हो सकता है कि जैसे बारिश का मौसम है तब तो वहाँ पर पानी आसानी से मिल जाएगा, झीलों, तालाबों, नदियों में भरा रहता है। बट अगर गर्मी का मौसम है तो वहाँ पर पानी सूख जाएगा, और जब पानी ही नहीं होगा तो वहाँ पर जीवन कैसे संभव होगा। तो हो सकता है कि शायद वो पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहे हों। तो इस ऐसे करके इन्होंने अभी तक 4 कारणों को मेंशन किया है। अब आगे पढ़ते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। जो ये हमारे पुरातत्वविद हैं उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली या ऐसे निर्माण या उपयोग करने वाली चीज़ें मिली जिनका आज के इतने सालों वर्षों पहले आखेटक और खाद्य संग्राहक किया करते थे। हमने पीछे पढ़ा लगभग 20 लाख वर्ष पहले, है ना। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। ऐसा संभव है, माना जा रहा है कि शायद इन्होंने अपने काम के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। जो पत्थरों के औजार हैं उसके अवशेष आज भी हैं, जो पुरातत्वविदों ने ढूंढ निकाला है और हमें हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। तो देखिए, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग जो है वो फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। इन जो औजारों का प्रयोग है किस किस रूप में किया जाता है? एक तो देखिए, फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, ठीक है, पेड़ों की छाल उतारने के लिए और जानवरों की खाल उतारने के लिए। अब कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ में तो क्या करते थे, वो पीछे से लकड़ी का मुट्ठा बोलते हैं जिसमें आप पकड़ सकें, आसानी से आपकी ग्रिप वहाँ पे बन सके। तो उस हिसाब से वहाँ पर उसको भाले बना लिए गए और कुछ को बाण बना लिया गया, जैसे वो तीर और बाण होता है। ठीक है, जंगल में तब इन्हीं औजारों का प्रयोग किया जाता था। अब कुछ औजारों से देखिए लकड़ियाँ भी काटी जाती थीं। ठीक है, लकड़ियों का उपयोग जो था वो ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जैसा कि हमने देखा कि भाले
और जो तीर बाण है उसमें इन्होंने लकड़ी का प्रयोग किया, है ना। फिर उसके बाद लकड़ी का प्रयोग इन्होंने और किस चीज़ के लिए किया, देखिए ईंधन और झोपड़ी बनाने में। ईंधन उनको आग जलाने में भी लकड़ी का प्रयोग करना पड़ा, और झोपड़ियाँ बनाने के लिए, रहने के लिए अपने उन्होंने जो व्यवस्था की थी उसमें भी उन्हें लकड़ी का प्रयोग करना पड़ता था। अब आप देखिए यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ ये पत्थर को काट के पत्थर का औजार बनाया गया है। यहाँ पर लिखा भी है सामने कि पत्थर के औजारों का उपयोग, ये देखिए बाएं और इधर इस साइड वाला ये पत्थर, और दाएं में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये वस्त्र सिला जा रहा है। तो पत्थरों के औजार कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। देखिए ये टिप में कैसे नुकीला सा है ताकि ये आसानी से प्रयोग में लाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर मैप के माध्यम से देखेंगे कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले, और इसके अलावा जो और भी कई स्थान आखेटक खाद्य संग्राहक, कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर वो रहते थे, जो कि गिने चुने स्थान ही इसमें चिन्हित किए गए हैं मैप में। और बाकी कई ऐसे पुरा स्थल हैं जो नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम देख लेते हैं कि ये जो लाल त्रिकोण वाले स्थान हैं यहाँ पर वे पुरा स्थल किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कि देखिए पहले तो ये ट्रायंगल ये रहा हमारा पूरा पाषाणिक पुरा स्थल, ट्रायंगल वाला। तो एक तो हो गया आपका ये हुंसकी, ठीक है, दूसरा ये कुरनूल की गुफाएं, और ये एक ये नर्मदा नदी के एरिया में इधर साइड का क्षेत्र रहा। जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, ठीक है ना। जैसे कि क्योंकि वो पत्थरों से औजार बनाते थे तो उनको ऐसी जगह की तलाश होती थी जहाँ पर अच्छे पत्थर मिले। अब देखिए यहाँ पर भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, जो कि हमने अभी मैप में ऊपर देखा था कि भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। अब इन गुफाओं और कंदराओं का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, तो देखिए क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी, और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक आपको शैल चित्रकला का पिक्चर सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इनमें से हमें क्या पता चलता है, तो देखिए यहाँ पर एक हिरण है भागता हुआ, और पीछे कोई शिकारी है जो इसका शिकार करना चाहता है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले, तो ये कुछ ऐसा ही चित्र है। अब इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। अब एक ये जो आपके सामने चित्र दिख रहा है, ये भी उसी टाइम का एक चित्र मिला हुआ है, जो जिसमें कि कुछ मध्य प्रदेश में भी मिले हैं और कुछ उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में भी मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सामने ये पत्थरों और चट्टानों की कुछ पिक्चर बनी हुई है। अब हम बात करेंगे पुरा स्थल के बारे में। अब देखिए जान लेते हैं कि पुरा स्थल बेसिकली होता क्या है। तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले। पुरा स्थल देखिए होता क्या है, तो जहाँ पर हमको औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं कि हमें ये पता चला कि पुराने समय पर, उस समय पर लोग किस तरीके के औजारों का प्रयोग करते थे, किस तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे, तब के टाइम पर किस तरह के घर होते थे। तो उन सभी चीज़ों के जो अवशेष हमें पुरातत्वविदों के माध्यम से मिले हैं, उन जगहों को, उन स्थानों को क्या कहते हैं, पुरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ऐसा मानना है कि हो सकता है उन्होंने तब अपने प्रयोग में तब ये लाए होंगे
और बाद में वहीं छोड़ कर, क्योंकि ये स्थान परिवर्तन करते रहते थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए होंगे, इसीलिए हमें अलग अलग जगह पर पुरातत्वविदों को अलग अलग तरह की चीज़ें मिल रही हैं। अब ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे कई बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे वो भूकंप हो या ज़मीन का खिसकना हो या आप देखिए सुनामी हो, बाढ़ का आना हो, तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तब अगर फिर उसके बाद वहाँ पर कोई पुनर्निर्माण होता है, कोई नया निर्माण होता है, कोई बिल्डिंग बन रही होती है, जब उस जगह की खुदाई वगैरह हुई तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे वो बर्तनों की जुड़ी हों, चाहे वो और भी अन्य चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आप इसमें हमें यही बताया जा रहा है कि ये जो सभी चीज़ें हैं ज़्यादा करके ज़मीन के ऊपर या तो अंदर या तो समुद्र, नदी के तल पर भी पाए गए हैं। अब इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, आपको और डिटेल्स में जानकारी अगले चैप्टर में मिलेगी पढ़ने को। अब देखिए, बात करते हैं आग की खोज। जैसा कि देखिए ऊपर हमने मैप में एक जगह, आपको याद हो तो हमने देखा था कुरनूल की गुफा, मैंने बताया भी था कि वो आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर किसके अवशेष मिले हैं? राख के। तो इसका मतलब यह है कि जो आरंभिक लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे, तभी वो उन्हें राख के अवशेष मिले। अब आग का इस्तेमाल वो किस प्रकार से करते थे? तो देखिए, इसे कई कार्यों के लिए किया जाता था, किया गया होगा ऐसा माना जा रहा है। जैसे कि या तो रोशनी के लिए हो, प्रकाश के लिए, या फिर मांस भूनने के लिए, या फिर खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी हो सकता है। वो अपनी सेफ्टी के लिए भी उसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा माना गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर बात करेंगे नाम और तिथियाँ। अब जैसा कि इस काल में हम पढ़ रहे हैं कि देखिए पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। हम जिस काल में अभी पढ़ रहे हैं तो जो पुरातत्वविद हैं, जो जिन्होंने सारी चीज़ों की खोज करते हैं, जो उनके अनुसार इस काल को कई नामों से बड़े बड़े नाम रखे गए हैं। तो जिसमें से हम जान लेते हैं कि आरंभिक काल को ये पूरा पाषाण काल कहते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग का काल है, यानी आरंभिक, किसी चीज़ का आरंभ होना, स्टार्ट होना, उसको ये क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण को हम समझ लेते हैं किस प्रकार से। तो देखिए, पूरा पाषाण जो है वो दो शब्दों से बना है। किस तरह से? पूरा यानी प्राचीन, पूरा यानी पुराना, पुराने से पुराना मतलब बहुत ही पुराना, तो वो बन गया प्राचीन। और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, तो ये बना पूरा पाषाण काल। ठीक है, क्योंकि उस समय देखिए यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। क्योंकि हमने इस काल में क्या पढ़ा? पत्थरों के औजार, जिसमें हमने ऊपर तस्वीर में देखा भी था, उससे वो शिकार करते थे और एक जगह कपड़े बुनने का काम भी, सिलने का हो रहा था। तो इसलिए इसमें पत्थरों के महत्व को बताया गया, इसलिए इसका पूरा पाषाण काल, इस काल का नाम रखा गया। अब पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले, 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को कितने भागों में बांटा गया? तो इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। किस प्रकार से? तो देखिए, आरंभिक, मध्य और उत्तर। तो पूरा पाषाण युग, तो आरंभिक पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और उत्तर पूरा पाषाण युग, जिसे हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। अब देखिए, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। अब जब आप इस युग के बारे में पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल के बारे में, तो उसमें आपको आरंभिक, मध्य और उत्तर, तो इस प्रकार से आपको लगभग 99% जो एक मतलब मानव की कहानी या कह लीजिए, या वो किस प्रकार मानव की रचना हुई, किस तरह से मानव ने किस किन चीज़ों का उत्पादन किया, किस तरह से वो समाज में रहते रहते कहाँ तक उसका विकास हुआ, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। अब जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मेसोलिथ कहते हैं। जहाँ पर पर्यावरणीय इस मतलब आप समझ रहे, पर्यावरण, परि और आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है ना? जो आपके आसपास का वातावरण है,
चाहे वो प्रकृति से जुड़ा है या मनुष्य से जुड़ा है, जो भी जिस आवरण में जो चारों ओर से ढका हुआ, यानी वही पर्यावरण होता है, तो उसमें जब बदलाव होते हैं, मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मेसोलिथ, यानी मध्य पाषाण युग। यानी जो भी पुराना है वो जो नए में परिवर्तन उसका होगा तो वो मध्य पाषाण युग कहते हैं उसे, मेसोलिथ। अब इसका जो समय है वो लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। हमने यहाँ पर देखा था कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के दौरान का लगभग माना जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके देखिए आरंभिक की हमने बात की क्योंकि स्टार्टिंग की, अब जब हम मध्य पाषाण युग की बात करते हैं सेकेंड नंबर पे, तो वो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। माइक्रो यानी छोटा, लघु। औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। इन औजारों में ये कैसे होते थे? जिसमें हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे, जैसे कि हंसिया होता है, उसमें लकड़ी का मुट्ठा लगा होता है, और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अब देखिए अगले युग की शुरुआत। तो अगले युग की शुरुआत यानी उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो जो उत्तर पूरा पाषाण युग था वो लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग भी कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? तो आइए देखते हैं नवपाषाण का क्या मतलब होता है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, वो अगले अध्याय में मिलेंगे, ये चैप्टर में लिखा हुआ है। अभी हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं बदलती जलवायु के बारे में, ठीक है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। किस प्रकार से? देखिए, जब ये बड़े बदलाव आए तो गर्मी बढ़ने लगी। जब गर्मी बढ़ने लगी तो इसका परिणाम क्या हुआ? कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, ठीक है। अभी जब 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में जब बदलाव आया तो वो बदलाव किस प्रकार आया कि गर्मी बढ़ने लगी, ठीक है। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जब गर्मी बढ़ी तो घास के मैदान बनने शुरू हो गए, जहाँ पर हमने किस प्रकार के जानवर देखे? हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय। इस प्रकार से इन जानवरों की संख्या की तादाद और क्या हुई? बढ़ने लगी, जो कि ये क्या थे? ये घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। अब जो लोग जानवरों को खाते थे उस समय पे, तो उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे ये भी आ गए, ठीक है। इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। जब वो रहने लगे उनके साथ आसपास, उनको मारते थे, उनको खाते थे, तो उनकी सारी प्रोसेस उनका पता लगने लगा कि किस प्रकार इनका परिवार, जानवरों का परिवार बढ़ रहा है, कितने समय में ये मतलब दोबारा इनका जन्म होगा। तो इस प्रकार वो सारी जानकारी उनको आइडिया लगने लगा कि इतने टाइम पीरियड के बाद इस तरीके से चीज़ें होंगी। अब हो सकता है, यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि तब लोग जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। अब यहाँ पर ये माना जा रहा है कि शायद उस समय लोगों को इतना दिमाग मतलब काम करने लगा हो कि अब हम जानवर को पाल सकते हैं। तो देखिए, साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई और उनको ये भी आइडिया लगने लगा था उस समय पे कि जो फिश है वो भी खाना खाने में प्रयोग की जा सकती है। अब देखिए, यहाँ पर बात करेंगे हम खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो देखिए, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में, इस महाद्वीप में इसके अलग अलग क्षेत्रों में, इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ये अपने आप प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने
इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। उन्हें कभी किसी ने देखा होगा, ट्राई किया होगा, खाने जैसी चीज़ लगी होगी तो खाया होगा। अब उन्होंने क्या किया, इसको एकत्रित करना शुरू कर दिया कि ये तो खाया जा सकता है। तो इस प्रकार इधर उगने शुरू हो गए थे ये सारी चीज़ें, धान, गेहूँ और जौ। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं। अब उन्होंने जब वो उस चीज़ को, भोजन को बटोरना शुरू किया, देखा कि इस टाइप का कोई अनाज है या जो भी ये पौधा है जिससे ये फल निकल रहा है, अनाज निकल रहा है, उसको उन्होंने एकत्र करना जब शुरू किया तो ये भी देखने की कोशिश की कि ये उग कहाँ रहा है और कब पककर तैयार होता है। उन्होंने सारा उसकी जानकारी रखने का प्रयास किया, आइडिया लगाया कि ये कब तक रेडी हो जाता है कि हम इसको दोबारा खा सकते हैं। उनको वो टेस्ट लगा होगा खाने लायक। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया और साथ ही वे ये भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। पहले तो देखिए हमने देखा कि गेहूँ, जौ, ये सारी चीज़ें जो थीं ये प्राकृतिक रूप से पैदा हुई, लेकिन बाद में जब लोगों ने देखा कि इस तरह से ये अपने आप फिर दोबारा उग जाता है तो उन्होंने उसके बीज को एकत्रित किया होगा, फिर उसको उन्होंने दोबारा उगाने का प्रयास भी किया और इस प्रकार उन्होंने उसको खुद पैदा करना सीख लिया होगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या बन गए, वे कृषक बन गए जो उस समय पर थे। कब? नवपाषाण काल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जिसे हम पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। अब इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। ठीक है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वो कौन था? कुत्ता। ठीक है, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ये वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों, पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से जो सबसे रोचक जो मिले वो जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले और ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। अब पुरातत्वविद मानते हैं कि हो सकता है ये गलती से जल गए हों या फिर इन्हें जलाया गया हो कि कभी भविष्य में कोई खोज करे तो उसे आइडिया लग जाए कि हाँ ये चीज़ें पहले थीं। ठीक है, वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चला है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम स्थायी जीवन की ओर चले तो स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। ठीक है, घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। कहाँ पर है ये है वर्तमान कश्मीर में। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गर्तवास कहा जाता था। बुर्ज होम कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा आप। और ये घर कहाँ बनाते थे? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में भी सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। जो पुरातत्वविद हैं उन्हें जो गर्तवास है उसके बाहर भी और उसके अंदर भी आग जलाने की जो आग जली हुई है वहाँ पर वो जगहें मिली हुई हैं। सॉरी। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। पुरातत्वविदों का मानना है कि मौसम ठंड या गर्मी के हिसाब से वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर लेते थे कि जब अंदर आग लगानी रही होगी तब वो अंदर जलाते थे, जब बाहर जलानी थी तो बाहर जलाते थे। ठीक है, अब बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। पूरा पाषाण युगीन उपकरण जो प्राचीन वाला था, ठीक है, और नवपाषाण जिसे हम आधुनिक के रूप में पढ़ रहे हैं, इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी।
अब जो नवपाषाण युग के औजार मिले थे उनकी धार को और तीखा और पैना बनाने के लिए क्या किया गया था, उस पर पॉलिश चढ़ाई गई थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। अब जो देखिए ओखली होती है कूटने वाली, मूसल भी होता है जिसका प्रयोग गांव क्षेत्र के महिलाएं करती हैं, अनाज को कूटने और पीसने के काम आती हैं ये चीज़ें। ओखली में मसाले या लोग मिर्ची इस तरह से घर की महिलाएं उसे इस्तेमाल करती हैं, तो ये उसका प्रयोग भी किया जाता था तब अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए। ठीक है, आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ओखली और मूसल का प्रयोग महिलाएं करती हैं। ठीक है, उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। हमने देखिए पत्थर से देखे, लकड़ी के मुट्ठे लगाए जाते थे और हड्डियों के भी औजार बनाए जाते थे। हमने ऊपर भी पढ़ा था ये बात। ये देखिए ये पत्थर और हड्डी से बने हुए। ठीक है, ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं, उसकी आपको पिक्चर सामने देखने को मिल रही है। अब देखिए नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले। जो नवपाषाण युग है यानी हमारा आधुनिक उत्तर पाषाण काल जो है उसमें पुरा स्थलों को कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण मतलब उस पर कुछ चित्रित होता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। पहले देखिए लोगों को पता ही नहीं था, बहुत पहले जब हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, कि वो कच्चा ही मांस खा जाते थे। बाद में धीरे धीरे आग का प्रयोग, आग की खोज की जब उन्होंने, तो पकाने लगे। अब यहाँ तक नवपाषाण तक आते आते इन्होंने क्या कर लिया था कि बर्तनों का प्रयोग करके ये खाना बनाने लगे थे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। अब क्योंकि फसलें उगानी शुरू हो गई थी तो फिर अब इनकी जो खाने की चीज़ें थी उसमें चावल, गेहूँ, दलहन ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से ये प्रयोग में लाने लगे थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। कपास जिस रुई का पौधा होता है जिससे कपड़े या वस्त्र बाद में उसको बनाया जाता है। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे, ऐसा विचार किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ ढूंढो, वो मैप में आपको ये मानचित्र ऊपर जो सबसे पहले हमने दिखाया था उसमें मेहरगढ़ था जो कि पाकिस्तान में। ठीक है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है। याद रखिएगा, बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल मैदान। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ पर सबसे पहले यहाँ के जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने जौ और गेहूँ उगाना शुरू किया था और पालन में क्या, भेड़ और बकरी पालना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियाँ की हड्डियाँ भी शामिल हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ये जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर स्क्वायर शेप में या आयताकार रेक्टेंगल में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अवशेष इस टाइप के कुछ मिले हैं जिसमें लग रहा है कि ऐसे घर वहाँ पर उस समय पर बनते थे। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते रहे होंगे, जिसमें वो चीज़ों को रखते रहे होंगे बचा के, जैसे बीज का भंडारण हो गया, इस तरह से। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। किस प्रकार उसके प्रति सम्मान जताते थे? देखिए, लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में
जब वो उनकी मृत्यु हो जाती थी, उनके मृतक के जो उनके परिवार वाले होते थे वो क्या करते थे, उनकी कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है। मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं, मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं, जैसे कि देखिए एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया। उस समय उन लोगों की जो अवधारणा कह लीजिए या मानना कह लीजिए, वो उनकी अपनी मान्यता है कि मृतक के साथ हम खाने पीने की चीज़ें रख दें, बर्तन रख दें। तो अब उन्होंने उस समय बकरी रख दिया, जैसा कि ये सामने देखिए यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि मृतक के साथ उन्होंने बकरी का भी शव रख दिया, मतलब बकरी को भी रख दिया। जब पुरातत्वविदों को ये मिला, अवशेष मिले, तो मनुष्य के साथ साथ उन्हें बकरियों के भी अवशेष मिले। तो इससे ये अनुमान लगा कि संभवतः उस समय उन्होंने साथ में ही इन्हें दफनाया होगा। ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में, कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी थी, तो मैंने सोचा था मैं आपको बहुत जल्दी ये कंप्लीट कराऊंगी, बट सॉरी मैं करवा नहीं पाई। और मैं अभी भी कोशिश करूंगी कि मैं सीटेट के पहले आपको ये हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूं और सीडीपी करवा दूं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।